नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एमपीपीएससी 2019 में सहायक संचालक उद्योग के पद पर चयनित प्रशांत पांडे जी से। प्रशांत जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी तैयारी कैसी रही? आप किस प्रकार से तैयारी करते थे? जी, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2016-17 में और उस दौरान मैंने इंदौर में एक संस्थान है वहाँ से कोचिंग किया था। उसके बाद तैयारी के दौरान ही मेरा उस समय पटवारी की वैकेंसी आई और पटवारी का एग्ज़ाम दिया मैंने तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और तैयारी के दौरान ही मेरे मोटिवेशन रहे हैं जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे। तो उनको जब मैं देखता था तो बार-बार मोटिवेट होता था तैयारी करने के लिए। और इसलिए मैं निरंतर तैयारी करता रहा, जो भी मुझे समय मिलता था तो मैं तैयारी करता रहा। 2018 में मैंने पहली बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया। मेरा प्रीलिम्स निकला और मैंने मेंस दिया, लेकिन मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसका कारण मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा रटने में फोकस करता था। तो मुझे लगता है कि जिस वजह से मेरा उस समय मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। और ये 2019 का जो मेरा एग्ज़ाम था, ये मेरा दूसरा प्रयास था और उसमें इसमें मुझे सफलता मिली है। तो तैयारी के लिए मुझे जो समय पटवारी के दौरान मिलता था, थोड़ा बहुत समय, या कोरोना में काफ़ी ऐसा था कि वर्किंग नहीं हो पाती थी, तो कोरोना काल में मुझे समय मिल गया था पढ़ने के लिए, तो मैंने तैयारी की। प्री और मेंस की तैयारी बताएँ अभी ये कि थोड़ा विस्तार से बताइए कि प्री की तैयारी कैसे करते थे और मेंस की तैयारी के लिए आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया था? बुक्स और नोट्स या किन कैसे करते थे? जी। अ, मुझे लगता है कि प्री की कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है, तैयारी मेंस की ही होती है। और जब आप मेंस की तैयारी कर लेते हैं तो प्री ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जो कि हो सकता है कि मेंस और प्रीलिम्स में डिफर करते हों। जैसे करंट अफेयर्स है, मेंस में उतना वेटेज करंट अफेयर्स का नहीं था, लेकिन अभी जो हाल ही में सिलेबस डिज़ाइन हुआ है 2024 का, उसमें है। लेकिन इसके पहले नहीं था। तो आप करंट अफेयर्स जो है वो डेली बेसिस पर यूट्यूब चैनल कई सारे हैं, या तो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, या जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उनको तैयार कर सकते हैं। बाकी आप जब मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है। जब आप मेंस की किसी टॉपिक की डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ही साथ में ही लगाते चलो, जिससे वो जो क्वेश्चन है आपका, तो ह्यूमन एरर्स की जो प्रॉब्लम होती है एग्जाम में कि हमसे बनता रहता है लेकिन हम गलत कर देते हैं। तो वो जो हम कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, तो वो एरर्स जो होती है उनकी संभावना कम हो जाती है। और मेंस के लिए जो स्टडी मटेरियल की बात है, तो स्टैंडर्ड बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जो फंडामेंटल होता है, कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर होता है। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आती हैं जो लंबे समय तक बनी भी रहती हैं। मुझे लगता है कि यूपीएससी या एमपीएससी की एमपीपीएससी या अदर स्टेट पीएससी की तैयारी में समझने का और कंसेप्ट क्लियर होने का सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि आप रट के इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। और वेरियस जो कोचिंग्स हैं उनके आप नोट्स को कंपाइल करिए और अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि कोई कंटेंट किसी कोचिंग के नोट्स में बेहतर मिलेगा तो कोई कंटेंट कहीं दूसरी जगह मिलेगा। तो आप अपना नोट्स तैयार करिए, क्योंकि आप अपने हैंड राइटिंग में जब लिखते हैं तो वो चीज़ें आप, एक तो आपकी नज़र से गुजरती है, और दूसरा कि आप वो जल्दी ग्रेस्प कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, 6 दिन लगातार एग्ज़ाम होते हैं, उस दौरान आपके पास रिवीजन करने के लिए समय बहुत कम होता है, या कह सकते हैं कि नहीं होता है। तो आप सिनॉप्सिस बनाएं, यानी शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि उनको आप बहुत कम समय में रिवीजन कर पाएँ। तो मुझे लगता है यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसकी। इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ खास तैयारी होनी चाहिए कि जी, इंटरव्यू की तैयारी शुरू से ही, जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो चीज़ों में आपकी समझ बढ़ती जाती है। तो आप, एनालिटिकल पावर आपकी डेवलप होती है, आप एनालिसिस करना सीख जाते हैं। और साथ में न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर में एक होता है एडिटोरियल, संपादकीय जिसे कहते हैं, आप उसको भी डेली बेसिस पर पढ़ें, वहाँ से आपको नए थॉट्स मिलते हैं और सोचने का एक नया नज़रिया विकसित होता है। तो यही इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। बाकी आप जब काफ़ी ज़्यादा पढ़ते चले जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल मुझे लगता है कि डेवलप होती ही है। तैयारी के दौरान आपको किस प्रकार की चुनौती आपके सामने आई? अ, हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही हैं, बेसिकली सभी के साथ होते हैं, तो मेरे साथ भी स्वाभाविक है कि रहे ही हैं। क्योंकि चूँकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम्स थी। जब तैयारी शुरू किया था स्टार्टिंग फेज में तो बुक्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं हो पाती थी। और उसके बाद फिर वर्किंग हो गया, जॉब लग गई।
तो उस काम भी करना पड़ता था और साथ में तैयारी भी करनी पड़ती थी। लेकिन जो अधिकारी थे हमारे, एक पटवारी के दौरान एक सर थे, नीलेश शर्मा सर, एसडीएम थे, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। उन्होंने मुझे बार बार मोटिवेट किया कि नहीं, तुम निकाल सकते हो, तुम करते रहो। मैं उनसे गाइडेंस भी लेता रहा। और तो चैलेंजेस तो थे ही, लेकिन जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं लगा रहा, निरंतर प्रयास करता रहा। और कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब आप धीरे चलिए लेकिन लगातार चलिए, तो आप रेस को अंतिम रूप से जीत ही जाते हैं। मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। बचपन में ही आपके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, फिर आपके पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। जी। फिर ऐसे में आपने कैसे तैयारी की, कैसे स्कूलिंग की? जी, जब मैं कक्षा 8 में था तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी माता जी हाउस वाइफ हैं। तो मेरे बड़े भैया और सेकंड नंबर भैया जो थे वो जॉब करते थे, तो उन्होंने ही मेरी पढ़ाई लिखाई करवाई। और 10th और 12th जो है मैंने अपना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रघुनाथगंज से किया था। उसके बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं रीवा सिटी में कॉलेज कर पाऊँ रह के। तो मेरे चाचा जी यूपी में जॉब करते थे, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, इसलिए मैंने फिर बनारस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद रीवा आया, रीवा में ट्यूशन पढ़ाता था और साथ में तैयारी भी करता था। तो चैलेंजेस काफ़ी थे, लेकिन अल्टीमेटली जो मेहनत थी वो मुझे लगता है कि सफल हुई है। जी। पटवारी का भी पटवारी पर आपका चयन हो गया था और शिक्षक भी आप बने थे, इसके बारे में कुछ बताइए, इसके लिए कुछ खास तैयारी? नहीं, पटवारी की मैंने कोई स्पेशली तैयारी नहीं की थी और ना ही मैंने शिक्षक के लिए तैयारी की थी। पीएससी की ही तैयारी मैं करता था। तो पटवारी का एग्ज़ाम मैंने ऐसे ही दिया था। यहाँ तक कि मेरा मन भी नहीं था ज्वाइन करने का पटवारी, लेकिन भैया और मम्मी माता जी लोग बोलने लगे कि ज्वाइन कर दो, तो इसलिए फिर ज्वाइन किया। उसी दौरान लगभग ट्रेनिंग में ही था पटवारी में, तभी टीचिंग का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसको भी दिया, बिना तैयारी के ही दिया, वो भी निकल गया। तो उसके लिए कोई स्पेशली तैयारी मैंने नहीं किया था। पटवारी में तकरीबन आपने 3 साल तक जॉब किया, उसके बाद आप टीचिंग फील्ड में आए, तो जी। दोनों का अनुभव कैसा रहा? पटवारी छोड़कर टीचर में आना कैसा है? दोनों ही जॉब का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। पटवारी की जॉब ऐसी है कि आपको डाइवर्स फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। मतलब आप पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप उनको डायरेक्ट देखते हैं और उनको फेस करते हैं और उनके लिए कुछ समाधान भी सामने लाते हैं। तो उसका अलग नेचर था। और टीचिंग में जब आया तो चूंकि शिक्षक का जो प्रोफेशन है वो ऐसा है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है और कोशिश यही करनी है कि अच्छी तालीम देनी है। तो दोनों ही जॉब की जो नेचर है वो बिल्कुल अलग आप जॉब में थे, जॉब में रहते हुए आपने तैयारी की, समय कैसे निकालते थे आप? कैसे मैनेज करते थे? है। पटवारी के समय चूंकि वो उसका कोई टाइम आवर निर्धारित नहीं थे, वर्क आवर के इतने घंटे काम करने हैं उसके बाद आप फ्री हैं, तो वहाँ पर जब भी समय मिलता था तो तैयारी करता था। और जब मैंने इसमें टीचिंग ज्वाइन किया तो इसका स्कूल का एक निर्धारित घंटा आवर होते हैं कि आपको इतने घंटे पढ़ाने हैं, उसके बाद आप फ्री हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो स्कूल के बाद जो मुझे समय मिलता था या स्कूल जाने से पहले मुझे जो समय मिलता था उसमें मैं तैयारी करता था। 2021 का मेंस आपने दिए हैं एमपीपीएससी में, तो क्या उम्मीद है आपको, क्या लग रहा है? 2021 का मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ है और इंटरव्यू कॉल है। देखता हूँ अब, इसमें मेंस तो अच्छा था, अब बाकी रिजल्ट आए तो पता चले कि क्या स्थिति है। जी। जी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से तैयारी करते रहते हैं, जी। किसी कारण से नहीं हो पाता है, मेहनत वो भी करते हैं पर जी। नहीं हो पाता, आप क्या मानते हैं इसका कारण? जी, मेरा मानना है कि एक सही रणनीति और सही अप्रोच का होना इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक सिलेबस है, आप उस सिलेबस को सामने रखिए। मार्केट में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, आपको सबके पीछे नहीं भागना है। आप किसी भी एक नोट्स को या किसी भी एक किताब को फॉलो करिए। बेहतर है कि आप 10 किताबों के पढ़ने की बजाय एक ही किताब को 10 बार पढ़ें, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन्स जब आपके होंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। और इस एग्ज़ाम में आपको लिखना है, मेंस एग्जामिनेशन में प्री में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना है। तो जब आपको चीज़ें याद रहेंगी तभी आप सफल हो पाएंगे और वो संभव है मल्टीपल रिवीजन से। तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी भी एक सोर्स को फॉलो करें लेकिन उसी सोर्स को बार बार रिवाइज करें। तो ये एक रणनीति होनी चाहिए। दूसरा, पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए। आप कंटिन्यूअस तौर पर तैयारी करते रहें, चाहे आपको 2 घंटे मिलते हों या 3 घंटे मिलते हों डेली,
लेकिन आपको पढ़ना डेली है। और इस बात पर मुझे एक बात याद आती है कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जगह सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो मुझे लगता है कि इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि पहले आप रटते थे, समझने की बजाय रटते थे, जिसके जी। कारण आपका पिछले 2 बार नहीं हो पाया था। जी। तो आपको कब ऐसा लगा कि या नहीं अब रट रहा हूँ इसलिए नहीं हो पा रहा है, अब इसको समझने का प्रयास करना चाहिए? जी। 2018 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम देने के समय ही मुझे ये एहसास हो गया था कि क्योंकि मैं रिवाइज़ कर ही नहीं पाता था चीज़ों को, तो ये पता चल गया था मुझे कि मेंस तो नहीं निकलना है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं चीज़ों को रटता था। तो उसके बाद जब मैंने कॉपी देखा, एमपीपीएससी में कॉपी भी वो दिखाते हैं रिजल्ट के बाद, तो कॉपी देखने के बाद पता चला कि नहीं, मार्किंग किस हिसाब से हुई है, कैसा लिखा है मैंने, कहाँ पर मैंने सोच के लिखा तो कैसी मार्किंग हुई, जिन चीज़ों को मैंने रट के लिखा तो कैसी मार्किंग हुई। वहाँ से मैंने ये सोचा कि नहीं, अब हमें अपनी जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है और सोच जो है उसको डेवलप करनी है। तो उस दौरान मैंने 19 के एग्ज़ाम में उसको अप्लाई किया, मुझे सफलता अधिकतर देखने में आता है कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो अपने कॉलेज लाइफ के बाद या कॉलेज के समय से तैयारी करते हैं, इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। मिली। जी। आप क्या मानते हैं कि अगर इसका पहले से इसके बारे में एक लक्ष्य बनाकर तैयारी शुरू की जाए तो? देखिए, मेरा मानना है कि 12वीं तक की शिक्षा तो आपको जैसी होती है वैसी ही करना चाहिए। 12वीं तक जो थॉट प्रोसेस है या जो सोचने समझने की क्षमता है वो विकसित हो जाती है। तो गार्जियंस को इस बारे में सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है इंटरेस्ट, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। अगर सिविल सर्विसेज की तरफ उसका रुझान है, तो 12वीं के बाद मुझे लगता है कि उनको तैयारी कराना चाहिए। और 12वीं के बाद जो कॉलेज का 3 साल का फेज होता है, उसमें तैयारी 3 साल में पर्याप्त हो जाती है। और इसीलिए आप देखते होंगे कई बार कि ऐसा सुनने में आता है कि 21 साल में ही सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो गया। तो उसके पहले उनका एक बैकग्राउंड होता है कि वो 2 या 3 साल तैयारी के लिए देते हैं। तो मुझे लगता है कि 12वीं के बाद से ही उनको तैयारी के लिए प्रेरित करना चाहिए। मार्केट में बहुत सी किताबें उपलब्ध रहती हैं, एमपीपीएससी या प्रतियोगी परीक्षाएँ, कैसे चुनी कि नहीं यही किताब बहुत अच्छी है, इसी से पढ़ा जाए? देखिए, किताब कोई ख़राब नहीं होती है, कोई भी किताब ख़राब नहीं है। आप मार्केट में जाएँ, और जैसा कि आप, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। वो सोर्स आपको बताते ही हैं कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो उनको आप फ़ॉलो करके देखिए। और मेरा मानना है कि कोई भी किताब खराब नहीं है। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स उठाइए या 2-4 कोचिंग के नोट्स इकट्ठा करिए और अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए सिलेबस को सामने रख के। वो सबसे बेहतर तरीका होगा तैयारी करने आप कोचिंग को ज़रूरी मानते हैं? का। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि कोचिंग आपको निरंतरता देती है। आप कोचिंग में एक ऐसा माहौल पाते हैं जहाँ पर कॉम्पिटिशन बराबर बना रहता है। कोचिंग में आपका इवैल्यूएशन होता रहता है कि आप औरों के मुकाबले कहाँ पर हैं। तो ये चीज़ें कोचिंग के बेनिफिट्स हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग की फ़ीस को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज़ में हैं, जा ही नहीं सकते। उनकी कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं या वो वर्किंग हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोचिंग करना ही है। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कहीं से भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोचिंग का अपना एक फ़ायदा है, इस बात को भी मैं मानता हूँ। एमपीपीएससी या प्रतियोगी परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमको करना है, तो फिर ये मानिए कि हमको करना ही है और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर लग जाइए। क्योंकि संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्यमः। मतलब कोई भी काम जो है वो मनोरथ से या सोचने से सफल नहीं होता है, उसके लिए आपको उद्यम यानी परिश्रम करना पड़ता है। जैसे सोते हुए शेर के मुख में हिरण जो है वो खुद आके प्रवेश नहीं करता। तो अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आग होनी चाहिए कि हमको पाना है। और अगर आप निरंतरता से इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए कि आप कभी निराश नहीं होंगे। जी। धन्यवाद प्रशांत जी। थैंक यू।